हेलो हाय दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के डेरिवेशन को। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में समझा था। आज हम उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड कहां पर होती है। तो यहां देखो, मैं एक सर्किट दिखा रहा हूं। इस सर्किट के अंदर ये तो हो गया एक वायर और ये हो गया एक वायर, एंड ये जो दो हैं वो क्या है, हमारे पास प्लेट्स हैं। अब इन दोनों प्लेट के बीच में देयर इज नो कनेक्शन, लेकिन सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। बात आती है करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो जरा बात को समझिएगा। मान लेते हैं कि ये मेरे पास में एक प्लेट है, ठीक है, और इससे थोड़ी दूरी पर ये मेरे पास में एक और प्लेट है। जब मैं इस पहली वाली प्लेट को और इस दूसरी वाली प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो जरा देखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्जेस हैं वो आकर के इस वाली प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। चार्जेस आकर के इस वाली प्लेट के ऊपर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट, यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद इस प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हुए हैं उसकी वजह से सामने वाली प्लेट के ऊपर जो नियर वाला एंड है, मतलब इसकी तरफ वाला जो एंड है, उस पर नेगेटिव चार्जेस, और फार यानी दूर वाला जो एंड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे ड्यू टू इंडक्शन। हम ये प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ड्यू टू इंडक्शन, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सामने वाली प्लेट के नियर एंड पर नेगेटिव चार्जेस और फार एंड पर पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी इंड्यूस हो जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस वायर में चल करके वापस इधर आ जाएंगे, यानी यहाँ से चार्ज गए थे, यहाँ जाके एक्यूमुलेट हुए। इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जितना यहाँ था उतना ही प्रोड्यूस हो जाएगा और वापस लौट करके इस बैटरी के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब बात आती है कि करंट यहाँ से यहाँ तक गया कैसे। उस चीज को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। जहां पर देयर इज नो कनेक्शन, उस जगह पर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को मैं नाम देता हूं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। चलिए, तो अभी हमको इस डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए डेरिवेशन फाइंड करना है। तो जरा देखिएगा कि मान लेते हैं कि ये दो प्लेट हैं और दोनों प्लेट का सरफेस एरिया कितना बच्चे, ए है। दोनों प्लेट का सरफेस एरिया मैं कंसिडर कर लेता हूँ कितना, ए है। और इन दोनों प्लेट के बीच में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। इन दोनों प्लेट के बीच में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, ठीक है। चलिए, तो बात आती है दोनों प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों प्लेट के बीच में एक फ्लक्स मौजूद होगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद होगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बाय द डेफिनेशन कैन बी गिवन एज ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब ये दो प्लेट जो हैं, दो प्लेट जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, यानी पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर केवल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो चल करके वापस आ गया है। तो दो अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है यहां पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट सरफेस के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है। तो सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन ए, यानी कि ए सरफेस एरिया की प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो क्या बोलेंगे, Q अपॉन ए बोल देंगे। क्या बोल देंगे, Q अपॉन ए, दैट इज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर सिग्मा की क्या लिख देता हूँ, Q अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू मेरे को पता है, ये होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, ये मैंने लिख दिया। अब यहां तक की बात क्लियर है। अब इस ई की वैल्यू को उठा करके मैं इस फ्लक्स के फॉर्मूले में लिख सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ऑन पुटिंग ई इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये ए है ना, उसको डिवाइड में लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो मैं बोलूंगा ऑन पुटिंग ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में पुट करते हैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मैं यहां बोल दूंगा वी गेट। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या मिलता है हमको भाई, फाई इक्वल्स टू, और ई की वैल्यू ये रही, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू
क्या लिखा हुआ है ए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, फाई का फाई लिखा, ई की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और ए का ए लिखा हुआ है। नाउ ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि फाई की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू मेरे पास यहां बच रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करता हूं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी एंड दिस इज फाई इज इक्वल टू d अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा फंडामेंटल मैंने लगाया है, इसको बोलेंगे d फाई अपॉन डी टी एज इट इज। नाउ ये जो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको बाहर बुला लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसको बाहर बुला लेते हैं। तो आ जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। इतनी बात ओके। अब एप्सिलॉन नॉट को उठा करके इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये मेरे पास आ गया। अब जरा बात को समझिएगा, ये क्या है डी क्यू अपॉन डी टी, तो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है, इन दोनों प्लेट के बीच का करंट है, और दो प्लेट के बीच में जहाँ पर वायर नहीं है उस करंट को हम नाम देते हैं आईडी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं बेटा, आईडी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए मेरी वैल्यू निकल के आई है आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट निकल करके आ गया है। तो अब मैं अगर क्या बोलता हूँ, किसी भी सर्किट के अंदर जो टोटल करंट होता है, किसी भी सर्किट के अंदर जो टोटल करंट होता है, दैट करंट कैन बी गिवन एज एडिशन ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके द्वारा दिया जाएगा। यानी कि अगर जहां जहां पर वायर है सर्किट में वहां वहां कंडक्शन करंट होगा, और जहां पर वायर नहीं है वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं कहां पे चलता हूं, अब मैक्सवेल की इक्वेशन पे चलता हूं। तो मैक्सवेल की जो इक्वेशन है, जो उन्होंने किसके लिए मॉडिफाई की है, एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए, वहां पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। तो एम्पियर मैक्सवेल का जो लॉ है वो क्या बोलता है कि जो लाइन इंटीग्रेशन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, क्या चीज, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग इन द सर्किट। कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट के अंदर, उसके म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब मैक्सवेल ने क्या किया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो आई की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, आई सी प्लस आई डी, ठीक है। तो जो इक्वेशन है एम्पियर वाली वो मॉडिफाई होकर के क्या हो जाएगी, म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई की जगह लिख देंगे आई सी प्लस आई डी। है कितना सिंपल, ठीक है। अब आई डी की वैल्यू अभी अभी मैंने याद करी है, अभी अभी मैंने ड्राइव करके निकाली है, तो उस आई डी की वैल्यू को भी इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। टोटल करंट में क्या होगा, एक तो कंडक्शन करंट जो वायर के अंदर फ्लो होता है, प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि खाली जगह में फ्लो होता है, हवा के थ्रू फ्लो होके जाता है। तो क्या होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। और ये मेरी जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं एम्पियर मैक्सवेल की इक्वेशन या एम्पियर मैक्सवेल का लॉ, ठीक है। ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, एम्पियर सर्किटल लॉ की। और यहां पर जो फाई है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसवर्स नेचर की। ट्रांसवर्स नेचर क्या है, बड़ा ही सिंपल सा होता है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा कि जब भी ईएम वेव होती है तो वो एक दिशा में तो चलती है, तो जिस दिशा में ईएम वेव चलती है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये तो हो गई चलने की दिशा। अब सेकंड बात आती है कि हमारी ईएम वेव के अंदर, हमारी
EM वेव के अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। तो यहां देखो इस वेव के अंदर ये आपको जो दिख रहा है, ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशन है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी ये चलने की दिशा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है। ठीक है, इसके अलावा ये जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग ये जो दिख रहे हैं ना, ये है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये चल रही है वेव, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये चलने की दिशा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं? इस तरीके से हो रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। तो बात को समझिएगा, ये चलने की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ में मोशन कर रहे हैं। अब देखो कैसे मोशन कर रहे हैं, चलने की दिशा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। तो क्या होगा? चलना इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चलेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से ये वाइब्रेशन हो रहा होगा। क्या? ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है। तो वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से लगातार चलते चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर, यानी कि डीओपी यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इनके इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? तो देखो इक्वेशन लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ? एक्स डायरेक्शन में लाई कर रहा है ना। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है भाई? एक्स की दिशा में है। तो मैंने लिख दिया EX, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है एक्स की डायरेक्शन में। फिर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वाइब्रेशन है वो कितना है? E0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वाइब्रेशन वो कितना है? E0 है। तो मैं यहां लिखूंगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा मैंने? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया। अब ये जो वेव आपको दिख रही है ये क्या है? एक साइन पैटर्न है, साइन वेव का पैटर्न है। तो मैं यहां लिख लेता हूं साइन। क्या लिख लेता हूं? साइन। अब देखिएगा, अब यहां पर कुछ चीजें मेरे को लिखनी है। सबसे पहले जब वेव चल रही होती है, तो उस वेव के साथ में एक क्वांटिटी एसोसिएट होगी जिसे बोलेंगे के। के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। के क्या होता है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। मैं यहां लिख लेता हूं के क्या है? ये है प्रोपगेशन कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो के क्या होगा? प्रोपगेशन कांस्टेंट, और के की वैल्यू क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा है। तो मैंने यहाँ पर के लिख दिया। अब ये जो वेव है वो चल कहाँ रही है? वो चल तो z की दिशा में रही है। तो मेरे को यहाँ क्या लिखना है? के z, प्रोपगेशन कांस्टेंट इनटू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये आ गया। माइनस लगा करके मेरे को लिखना है इसका फेज एंगल। तो फेज क्या होता है भैया? ओमेगा टी। अब यहाँ ओमेगा क्या है? कि जो वेव है वो किस स्पीड से चल रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और टी क्या है? कोई भी टाइम है ना, एक जनरल टाइम ले लिया है वो रहा। किसी इंस्टेंट, जब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो किसी इंस्टेंट पर इस पर्टिकुलर वेव की लोकेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? EX मतलब क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। E0 क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है। फिर इसका पैटर्न क्या है? साइन का है, तो साइन वेव आ गई। के क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट है। Z है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओमेगा कितनी स्पीड से ये वेव चल रही है, और टी क्या है? पर्टिकुलर टाइम है। तो इस तरीके से मेरे को एक इक्वेशन मिल गई है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लिखी हुई है इक्वेशन। ठीक है, सिमिलर वे में मैं मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी लिख सकता हूं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो y की दिशा में, वो कौन सी? y की दिशा में वाइब्रेट हो रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा? B, मैग्नेटिक फील्ड y की दिशा में है, तो मैंने y की दिशा लिख दी। ये मैक्सिमम कितना वाइब्रेट कर रहा है उसको मैं मान लेता हूं B0। क्या मान लेता हूं? B0। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी साइन वेव का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो मैंने यहां लिख लिया साइन। उसके बाद साइन लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा? प्रोपगेशन कांस्टेंट इनटू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दैट इज z, माइनस इनका फेज एंगल ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा क्या है? वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेव है, और टी जनरल टाइम हो गया। तो ये मेरे पास में क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बन गई।
तो ये लिखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो चलती किस तरीके से, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं और इस तरीके से इनकी इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सेपरेट इक्वेशंस को हम लिख भी सकते हैं। और जहां पर के नाम की चीज मैंने यूज करी है जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 2π/λ। ठीक है, एंड z इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू भी मैं बता देता हूँ, ओमेगा की वैल्यू हमने पुरानी पढ़ी हुई है बचपन में, दैट इज 2πf। क्या है, 2πf या फिर 2π और f की जगह पे क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू होता है c/λ। f इक्वल टू क्या होता है, c/λ। तो फ्रीक्वेंसी की जगह लिख दिया मैंने c/λ। तो मैंने क्या कहा, ये जो मेरे पास इक्वेशन थी Ex इक्वल टू E0 साइन, अब देखिएगा k की जगह क्या लिख देते हैं हम, 2π/λ और z का z माइनस ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2πc/λ और t का t। ये बन गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। ठीक है, जहां पर मैंने क्या लिखा, k की वैल्यू लिखी 2π/λ और यहां पर मैंने ओमेगा की वैल्यू लिख दी है 2πc/λ। ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा B0 साइन 2π/λ इंटू z और माइनस 2πc/λ इंटू